हर एक जीवन का एक पर्पज होता है। जी। अगर इंसान ने अपने पर्पज को पहचान लिया तो पर्पज से पैशन जागृत होता है, पैशन से परफॉर्मेंस बढ़ता है, परफॉर्मेंस से पॉजिटिविटी आती है। तो ये पर्पज कैसे जागृत होगा, कैसे हम पहचानेंगे, कैसे इसको लोगों से सुनते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, कोई शब्द कोई व्यक्ति एक ऐसी बात कह जाता है जो हमारे मन को छू जाती है, हृदय में एक नई तरंगे जो है तरंगे जगने लगती हैं, तरंगे बहने लगती हैं। तो वो मैं पिता से कहानियां सुनता हुआ बड़ा हो रहा था। फिर 6th क्लास में अब्दुल हमीद की कहानी को पढ़ा। एक ऐसा हिंदुस्तान का सैनिक जो अकेले पाकिस्तान के 8-8 पैटेंट टैंकों को ध्वस्त कर देता है और हंसते हंसते माँ भारती की गोद में सो जाता है। वो इंसान कैसा होता होगा। बस ऐसे ही सपने देखने लगा कि फौज में जाना। जानते हो आज हम कहाँ आ पहुँचे हैं? एक ऐसे वीर योद्धा के घर जिसके साथ बैठना हमारे लिए बहुत गर्व की बात थी। आज हम एक ऐसे वीर योद्धा की स्टोरी आप तक पहुंचाएंगे जिन पर देश तो गर्व करता है, लेकिन आज की युवा पीढ़ी जो नशे में पड़ चुकी है, जब वो ऐसे वीर योद्धा की कहानी सुनेंगे तो उनको अपने आप पर थोड़ी बहुत शर्म तो आएगी, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन नशे को दे दिया है। लेकिन ऐसे वीर योद्धा जिन्होंने अपना जीवन जो है वो देश के लिए कुर्बान किया। आइए आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं कैप्टन योगेंद्र यादव जी, जो गाज़ियाबाद में रहते हैं, और हम पूरी जानकारी जो है उनसे लेंगे। उनको परमवीर चक्र छोटी सी उम्र में मिल गया, उनके बारे में वो खुद ही बताएंगे। वो जो स्टोरी हम उनकी करने जा रहे हैं वो जब आप देखोगे तो आपको बड़ा गर्व महसूस होगा। योगेंद्र सिंह यादव जी, नमस्कार। नमस्ते। सबसे पहले तो जय हिंद सर। जय हिंद। आप अपने बारे में थोड़ा हमें बताइए। मैं कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र, और यहाँ अभी गाज़ियाबाद में रह रहा हूँ जी। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर मेरा गांव है जो बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, औरंगाबाद हीर। हम 3 भाई हैं, 2 हम फौज में और 1 घर पे है। पिताजी भी फौज में थे। अच्छा। उन्होंने 65 और 71 का युद्ध लड़ा था और उनसे ही प्रेरणा लेकर के हम भी फौज में गए। हमने सुना है कि आपको छोटी सी उम्र में परमवीर चक्र मिला, तो आप वो मंजर जो देश के लिए आपने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से देश ने आपको परमवीर चक्र जैसे सम्मान से सम्मानित किया, वो अगर आप बताएंगे तो दर्शक जो हमारे देख रहे होंगे। बिल्कुल। देखिए कि हर एक जीवन का एक पर्पज होता है। जी। अगर इंसान ने अपने पर्पज को पहचान लिया तो पर्पज से पैशन जागृत होता है, पैशन से परफॉर्मेंस बढ़ता है, परफॉर्मेंस से पॉजिटिविटी आती है। तो ये पर्पज कैसे जागृत होगा, कैसे हम पहचानेंगे, कैसे इसको लोगों से सुनते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, कोई शब्द कोई व्यक्ति एक ऐसी बात कह जाता है जो हमारे मन को छू जाती है, हृदय में एक नई तरंगे जो है तरंगे जगने लगती हैं, तरंगे बहने लगती हैं। तो वो मैं पिता से कहानियां सुनता हुआ बड़ा हो रहा था। फिर 6th क्लास में अब्दुल हमीद की कहानी को पढ़ा। एक ऐसा हिंदुस्तान का सैनिक जो अकेले पाकिस्तान के 8-8 पैटेंट टैंकों को ध्वस्त कर देता है और हंसते हंसते माँ भारती की गोद में सो जाता है। वो इंसान कैसा होता होगा। बस ऐसे ही सपने देखने लगा कि फौज में जाना है। फिर सपनों को देखते देखते जीने लग गया। और जब हम किसी चीज़ को जीते हैं वो हृदय या सोल से जी जाती है, और हृदय और सोल से जब हम कोई जीते हैं तो वो तो ईश्वर और अल्लाह वाहिगुरु उसमें शामिल हो जाता है। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं
कि हमारे फिर उन सपनों को साकार होने से कोई रोक सके। मैं 6 क्लास से जी रहा था, बढ़ रहा था, पढ़ रहा था, खेत में काम करते थे, पढ़ाई करते थे, बस यही हमारा दिनचर्या था। 11th पास किया तो भाई भर्ती होके चला गया। फिर उसने आकर के मुझे कहा कि यार भर्ती देख ले, तो मैंने भी भर्ती देखने के लिए गया। देखिए, माँ को बच्चे की हर एक काबिलियत, हर एक ताकत का एहसास होता है। जी बिल्कुल। माँ ने कहा भी था, भाई से भी, पिता से भी, कि अभी मत भेजो इसको, ये भर्ती हो जाएगा। बोला नहीं नहीं नहीं, इसे जाने दो, देख के आएगा ये भर्ती। मैं गया देखने के लिए भर्ती, और मेरठ बिहारों से मैं पहली बार में भर्ती सेलेक्ट हो गया और फौज में चला गया। ट्रेनिंग किया, एक साल की ट्रेनिंग करने के बाद पहली पोस्टिंग कश्मीर में गया। आज एहसास होता है मैं गया नहीं था, मुझे तो मेरे परमात्मा ने भेजा था। ये कितने सन की बात है? ये 1996 की बात है, जब आप भर्ती हुए। हाँ, पहली बार भर्ती। और पहली बार आपकी पोस्टिंग कश्मीर में हुई। जी। 98 में मैं कश्मीर में पहुंचा, और वहाँ तो उग्रवाद का उस समय परचम जी चरम पे था। तो उग्रवादियों के साथ बहुत सारे जो है लड़ाइयाँ हमने वहाँ पे लड़ी। कश्मीर के हमने कम से कम 24 इलाकों के अंदर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस किए, उनकी धरपकड़ किया। बहुत सारे मिलिटेंटों को मारने में हम कामयाब भी हुए। तो समय तो अपनी गति से बहता है, और यहाँ मैं दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि जीवन में सबसे बेशुमार कीमती चीज़ अगर कुछ है तो वो समय है। बिल्कुल। आज के जो हम पल इस ज़िंदगी के जी रहे हैं, कल इन पलों को पूरी दुनिया की दौलत से भी खरीद नहीं पाएंगे। क्या बात है। और आज तक कोई ऐसा धरती पर जीव पैदा नहीं हुआ जो आज के इन पलों को कल दौड़ करके पकड़ सके। समय अपनी गति से पानी की धारा की समान बहता रहता है, हवा की तरह चलता रहता है। समय वहाँ पर भी बीतता रहा। 98 कि मई जून महीने का वक्त था शायद, जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया। तभी पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, उनको ये आभास हो गया, एहसास हो गया कि दोनों ही मुल्क बारूद के ढेर पर आकर के खड़े हो गए हैं। छोटी सी भी नफरत की चिंगारी पूरी मानवता का विनाश कर सकती है। तो उन्होंने शांति का पथ अपनाया, और ये सच है, जहाँ शांति होती है वहीं उन्नति और प्रगति भी होती है। बिल्कुल। उस शांति को कायम रखने के लिए उन्होंने समझौता एक्सप्रेस शुरू किया, लाहौर बस यात्राएं शुरू की, ताकि दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण बने, दोनों मुल्क तरक्की की राह पर अग्रसर हों, दोनों मुल्कों की आवाम के लिए कल्याणार्थ कार्य किए जा सके। लेकिन पाकिस्तान का जनरल परवेज मुशर्रफ तो कुछ अलग ही सोच रखता था। उसने उसी माहौल का फ़ायदा उठाया और हमारे कारगिल, बटालिक, द्रास, तुर्तुक ऐसे सेक्टर जहाँ पर सर्दियों में -60 डिग्री टेम्परेचर जाता है, जहाँ जीवन जीना भी कल्पना से परे है, इसी पहाड़ियाँ के ऊपर उन्होंने आकर के अपने बंकर्स बना लिए। हमारी सीमा में कई किलोमीटर तक घुसाए। ये आप करगिल युद्ध की बात बता रहे हैं। यस। जी जी जी। तो वो पूरा जब एंटर हो गए, और ये एक समझौता था कि विंटर के समय में दोनों सेनाएं ऊपर नहीं रहेंगी जी। और हिंदुस्तान की सेना बड़े कायदे और कानून से चलती है, शांति प्रिय देश है, अहिंसा का राष्ट्र है। तो हम तो उसी शांति और अहिंसा के बल पर अपने नीचे उस समझौते के तहत आए, लेकिन वो नहीं गए। उन्होंने तो हमारी तमाम चौकियों को कैप्चर कर लिया। तो सब यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि वर्दीधारी ही राष्ट्रभक्त नहीं होता। जी जी बिल्कुल। इस देश का हर एक नागरिक राष्ट्रभक्त होता। क्या बात है, बहुत बड़ी बात की आपने जी। तो एक वहाँ जो चरावाल था जी, जो एक बकरवाल था, वो अपनी बकरियों को लेकर के जब ऊपर की तरफ गया, देखा ऊपर तो फौज बैठी हुई है और हमारी फौज तो नीचे है। उसने आकर के तुरंत सूचना दी
तो सबसे पहले कैप्टन सौरभ कालिया जी जी जी। उनकी पेट्रोलिंग गई देखने के लिए कि क्या ये सत्य बोल रहा है। जी वहाँ हम सब जानते हैं उनकी पेट्रोलिंग को कैप्चर कर लिया गया और उनके साथ क्या मानवीय बर्बरता की गई। उनकी बॉडियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया गया ओह और तब वो जब वापस इस राष्ट्र को सौंपी गई तो सेना ही नहीं पूरा राष्ट्र बदले की भावना में चल उठा था। हम उस समय कश्मीर में थे, हमें तुरंत द्रास भेजा गया। हम द्रास आए। द्रास आते ही हमें जो तोलोलिंग पहाड़ी है जी जहाँ पर वार मेमोरियल बना हुआ है उसके जस्ट पीछे की पहाड़ी, उसको तोलोलिंग पहाड़ बोलते हैं। ये नेशनल हाईवे श्रीनगर टू लेह से बिल्कुल सटी हुई पहाड़ी है। वहाँ तक वो आ चुके थे। जी तो वहाँ उस पहाड़ी को कैप्चर करने का हमें सबसे पहले आदेश मिला। उस समय आपकी उम्र कितनी रही 19 साल 19 साल। 19 साल सबसे छोटी थे आप। सबसे छोटा था मैं। जी। और जब ये लड़ाई शुरू होने आपको डर नहीं लगा? नहीं, हिम्मत थी देश के लिए कुछ करने का? बिल्कुल जज्बा था एक। डर में जो है दो तरह का डर होता है। एक डर होता है किसी के मारने से खुद को मरने का डर होता है। एक डर होता है कि हमारी इज्जत मान मर्यादा एक कम ना हो जाए। क्या बात है। तो हमें तो वहाँ था कि मेरी पलटन की इज्जत, सेना, राष्ट्र ये झुक ना जाए बस किसी भी तरह से। जी, हमें जी, आगे बढ़ना है। तो वो उस पर हमने 22 दिन तक युद्ध लड़ा। शुरुआती इन्फॉर्मेशन थी कि टेररिस्ट हैं। जी धीरे धीरे जब लड़ते रहे और इन पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती रही, फिर लोगों से वार्तालाप हुआ, ग्राउंड पे गए तो जो टेररिस्ट की संख्या थी पहले 4-5 थी, फिर 20-25 हुई। फिर वहाँ पर एयर रेकी की गई। एयर रेकी के बाद एयर अटैक भी शुरू हुए। जी कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने 28 मई को हमारे हेलीकॉप्टर को गिरा दिया। अच्छा ओके। जिसमें कैप्टन अजय आहूजा जो शहीद हो गए। उसके बाद ये आभास और एहसास हुआ कि यहाँ पर टेररिस्ट नहीं, रेगुलर आर्मी है। फिर भारत सरकार ने, सेना ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया। जी जी। फिर तीनों सेनाओं शामिल हुई। तो भारतीय वायु सेना ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर और जो हमारा नेवी है इसने ऑपरेशन तलवार शुरू किया। और तीनों सेनाएं हैं, वो सेनाएं नहीं, वो त्रिशूल है शिव का। जब वो प्रहार करता है तो अभेद्य लक्ष्य को भेज सकता है। जी जी। तीनों सेनाओं के सैनिक, तीनों सेनाओं के कमांडर्स अपनी अपनी रणनीति के तहत दुश्मन के ऊपर कहर बरसाने लगे जी। और संघर्ष करने लगे। मुझे याद है 12 जून 1999 को हिंदुस्तान को पहली सफलता के रूप में वो तोलोलिंग टॉप हमें पुनः प्राप्त हुआ, जिसमें हमने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवान गंवा दिए थे। उस पहाड़ी को फतेह हो जाने के बाद फिर हम नीचे आए। तो अभी मैं कुछ दिन पहले महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी अजमेर में था। जी। तो वहाँ एक प्रोफेसर ने सवाल किया कि एक सिविलियन और फौजी में क्या फ़र्क है। मैं कहा सर वैसे अगर देखा जाए तो कोई फ़र्क मुझे नज़र नहीं आता। 2 हाथ 2 पैर आपके भी हैं, हमारे भी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक सोच का फ़र्क है। यही मैं आपसे बात करना चाहूँगी, सोच का फ़र्क है। हिंदुस्तान में जो हम लोग रहते हैं हमारी शक्ल सूरत एक जैसी है। पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनकी शक्ल सूरत एक जैसी है, लेकिन सोच में बहुत अंतर है। हम अमन चाहते हैं, उन्होंने हमेशा युद्ध की तरफ ध्यान दिया। तो ना जाने ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो लोगों की सोच जो है वो वैसी की वैसी आज तक कायम है। और मैं जब से बचपन से ये चीज़ें सुनती आ रही हूँ, पाकिस्तान कभी नहीं बदला। जब से हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, दोनों मुल्कों में इतना सोच का अंतर जो है वो कब ख़त्म होगा
मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में जब ऐसे वीर योद्धा बैठे होंगे तो पाकिस्तान को एक बार सोचना तो ज़रूर चाहिए। बिल्कुल, ये सोच का ही तो फ़र्क है। देखिए, उस समय पाकिस्तान के सैनिक भी लड़ रहे थे अपने जी। कमांडर्स, अपने देश के आदेश के अनुसार, जी। और हिंदुस्तान के भी लड़ रहे थे। जी। हिंदुस्तान के सैनिकों का जो शहीद हो जाते थे, एक राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका संस्कार होता था, और उन्होंने अपनी डेड बॉडी लेने से ही मना कर दिया। पाकिस्तान वालों ने मतलब अपने ही सैनिकों की डेड बॉडी लेने के लिए मना कर दिया, बोला ये हमारे हैं ही नहीं। ओह, अब उन माताओं पे क्या गुजरी होगी, उन वीरांगनाओं पे क्या गुजरी होगी, उन बहनों पे क्या गुजरी होगी, उन भाइयों पे क्या गुजरी होगी, जिनका भाई, जिनका पति, जिनका बेटा पाकिस्तान के लिए वहाँ पर लड़ रहा था, जी। और वो वहाँ पर मर रहा था, लेकिन उसके अंतिम दर्शन के भी वो ऋणी न हो सके। मैं ये चीज़, एक चीज़ और आप सबसे शेयर करना चाहूँगी। जो अपने सैनिकों का सगा ना हो सका, वो सोचिए कि वो किसका सगा हो सकता है। किसी का नहीं हो सकता, वो किसी का भी नहीं हो सकता। मैं योगेंद्र जी आपसे वो दृश्य याद करना चाहूँगी जिस दिन आपने वो युद्ध लड़ा और जिसकी वजह से आपको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बताने जा रहा हूँ, और उसी के आगे बढ़ाता हूँ। आज 25 साल पर कारगिल के युद्ध के हुए हैं। आज हुए हैं नहीं, 26 जुलाई को। जी जी जी। हाँ। जी। तो पाकिस्तान के जनरल ने 25 साल बाद कबूला है कि हमारे सैनिक थे वो। तो मुझसे पूछा गया कि आप इसके ऊपर क्या रिएक्शन, मगर देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। जी जी जी। उन माओं को जो है थोड़ी तसल्ली तो मिली होगी, नहीं तो उन्होंने तो उनको भगोड़ा घोषित कर रखा होगा। ये टाइगर हिल द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी थी, जिसके 17,000 फीट ऊंची पहाड़ी, इस पर चढ़ना ही बड़ा असंभव था। लेकिन हिंदुस्तान की धरती बेटे और बेटियां पैदा नहीं करती, हिंदुस्तान की धरती तो सिंगनी और शेर पैदा करती है। वाह। इन्हीं हिंदुस्तान के शेरों ने, सैनिकों ने कंधे से कंधे और कदम से कदम मिला करके -20 डिग्री टेम्परेचर, जितनी देर अभी आपसे वार्तालाप करते हो गया, अगर कमरे से बाहर खड़े हो जाएं तो चेहरे की स्किन फट जाती थी। जी जी। खून टपकना शुरू हो जाता था। टपकते हुए खून की परवाह नहीं करी, और हम 21 जवानों की टीम उस टाइगर हिल टॉप के शिखर की तरफ बढ़ते रहे, चढ़ते रहे। 2 रात और 1 दिन का सफ़र तय करने के बाद तीसरी रात का वो मंजर तो मैं जीवन में कभी भूल ही नहीं पाऊंगा। सुबह का वक्त होने वाला था, बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान जिस पर चढ़ना असंभव लग रहा था। रस्सियों के सहारे चढ़ना शुरू किया। दोनों तरफ उनके बंकर थे, अंधेरे की वजह से नहीं दिखाई दिए। हमारी आवाज़, पत्थरों की आहट, चढ़ेंगे रस्सी में तो पत्थर तो गिरेंगे। शायद वो सो रहे होंगे तो एकदम से जगे होंगे, उनको लगा होगा कि हिंदुस्तान की फ़ौज हमारे करीब आ गई है। फिर उन्होंने फायरिंग खोल दिया। फायर खुला, हम 21 जवानों की टीम का रास्ता कट ऑफ हुआ। केवल हम 7 जवान ऊपर चढ़ पाए, बाकी को चढ़ने नहीं दिया, और ऊपर हम 5 घंटे तक लड़े। लड़ते लड़ते ऐसी परिस्थिति आई कि एक कदम आगे रखते हैं तो हेड शूट है, और एक कदम पीछे रखते हैं तो हेड शूट है। मरना सुनिश्चित हो गया था। लेकिन मैं नमन करता हूँ इस देश की माँओं को, जो अपने बेटे और बेटियों को जब युद्ध क्षेत्र में जाते हैं तो विजय तिलक लगा करके ये कहती है कि सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। आज ये हिंदुस्तान के बेटे और बेटियां सरहदों पर खड़े होकर के सीनों पर गोली खाते हैं। कोई भी, और फौज के अंदर एक ही वर्ड है, एडवांस, आगे बढ़ना है। लड़ते रहे, फिर लड़ते लड़ते फिर ऐसी परिस्थिति आई और ऐसे दृश्य भी आए जो आज तक सिर्फ हमने फिल्मों में देखा होगा कि गर्दनें कटती हैं और धड़ चलते हैं। मैंने उन पलों को देखा नहीं, जिया भी है। मुझे वो पल याद है जब मैं सर से लेकर के पैर तक लहूलुहान था और नाक से खून की धार बह रही थी।
तो मेरा साथी मुझे फर्स्ट एड करने लगता है, उसको यहाँ पे गोली लगती है और इधर से उसका पूरा सर निकल जाता है बाहर। मैं उसका हाथ पकड़ा, सर क्या हुआ, लेकिन एक शब्द नहीं बोल पाया। ऐसे मेरी बगल में बैठा था मेरा ट्रेनिंग का साथी था, रूममेट। मैं उसको बोला, अनंतराम सर को तो गोली लगी। क्या? ये उसके जीवन का आखिरी शब्द था। उसको सीने में गोलियां लगती हैं, फेफड़ों से खून की फुहारें छूटती, मेरी गोद में ऐसे लेट जाता है। एक पल के अंदर दोनों शहीद हो गए। पीछे से एक साथी आया, वहीं एकदम से आकर के आर्टिलरी का बम गिर जाता है, उसकी यहाँ से गर्दन कट कर दूर जाकर गिरती है। चारों तरफ खून ही खून था। मैं देख रहा था कि उस धड़ पर सर नहीं था, लेकिन हाथों से बंदूक नहीं छूटी थी। वो 2 कदम तक धड़ चला, फिर ज़मीन पर गिर गया। एक और साथी आगे आया, फिर एक और बम वहाँ पर गिरता है, उसके दोनों हाथ दोनों पैर कट करके ज़मीन पर गिर जाते हैं। जब ये शरीर के अंग कट करके ज़मीन पर गिरते हैं, किस तरह से उछलते हैं, तड़पते हैं, शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। एक एक करके मेरे तमाम साथी शहीद हो गए। मैं भी उनकी तरफ से मर चुका था। उनका एक कमांडर 40-50 पाकिस्तान के सैनिकों ने घेरा हुआ था हमको। कमांडर उसने बोला अपने साथियों सैनिकों से, बोला इनको ज़रा चेक तो करो, इनमें से कोई ज़िंदा तो नहीं बच गया। वो आकर के गोलियां मारने लगे तो बॉडियां ऐसे उछलती थी। मैं सामने वाले को मारा ऐसे बगल, मैं भी ऐसे पड़ा था। उसने फर्स्ट में यहाँ पे गोलियां मारी, मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है, पैर में गोली मार रहा है, यहाँ से भी धुआं निकल रहा है। बस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा ही नहीं है। फिर उन्होंने अमानवीय क्रूरताओं का तांडव शुरू किया। हमारे जवानों की बॉडियों में पत्थर मारने लगे ताकि ये छत विछत हो जाए, कोई पहचान ना पाए। बूट की ठोकरें मारने लगे, गालियां देने लगे। बहुत देर तक ये तांडव चलता रहा। मैं देखता भी रहा, सहता भी रहा। बहुत लात, बहुत गालियां सुनी, खाई वहाँ पर। बहुत देर के बाद फिर उनके कमांडर ने पुनः अपने साथियों को बोला, इनके हथियार उठा लो, नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर भी हमला करो। हमले वाली बात जब सुनी तब लगा यार आज तो पूरी टीम ख़त्म हो जाएगी। तब अपने आप से कमिटमेंट किया, यार मुझे ज़िंदा रहना है और जब तक रहना है जब तक अपने साथियों तक न पहुँचे, उनको सूचना देनी है ताकि उनकी ज़िंदगी बच जाए। सोचता रहा। वो आए, दोबारा से गोलियां मारने लगे और हमारे हथियार भी उठाने लगे। वो जब नज़दीक आया तब मन में एक विश्वास को पैदा किया, यार अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरे हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाएं, मैं उफ तक नहीं करूँगा और ज़िंदा भी रहूँगा। वो आया, उसने दोबारा से फर्स्ट में यहाँ पे गोली मारी, फिर पैर में 2 जगह गोली मारी। ऐसे ही पड़ा हुआ था। वो 2 कदम चला, मैं ऐसे इस तरह से देख रहा था, ऐसे पड़ा हुआ। थोड़ी दूर वो रुक गया एकदम से। उसके रुकते ही मुझे एकदम से मन में लगा, यार इसको पता चल गया मैं जिंदा हूँ। अभी सोच रहा था तब तक तो वापस मुड़ा और मुड़ते ही उसने राइफ़ल ऐसे सीने की तरफ करी। देख रहा हूँ ये राइफ़ल सीने की तरफ हुई है। तब लगा, कुछ पल के लिए लगा, यार अब नहीं बचूंगा। लेकिन कहते हैं जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, और इस देश को भारत माँ बोलते हैं। ऐसे नहीं बोलते, कंकर मिट्टी वाली ज़मीन नहीं है, सजीव है। माँ भारती अपने बेटों की वीरता, शौर्य, पराक्रम, बलिदान को कभी दफन नहीं होने देती। किसी न किसी एक को ज़रूर माध्यम चुनती है। शायद मुझे वो माध्यम चुन लिया होगा। तो उसने जब गोली चलाई सीने की तरफ, तो यहाँ पे पर्स रखा था, जो पूरी पैंट फट गई थी चलते चलते। तो उस पर्स में कुछ 5-5 रुपए के सिक्के थे। शायद माँ भारती ने उन सिक्कों को इकट्ठा कर दिया होगा। जो गोली चली तो जाकर के सिक्कों पे लगी और रिकोचित होगी, लेकिन उस गोली के धक्के से, फोर्स से, पावर से लगा कि मैं तो मर गया हूँ। अगले ही पल
पाकिस्तान का दूसरा जवान आया होगा, उसने आकर के मेरा हथियार उठा करके जब जा रहा होगा तो उसका पैर मेरे पैर से टकराया। तब मुझे एकदम से चेतना आई, लगा मैं तो जिंदा हूँ। तब एक अंतर्मन से आवाज़ आई, योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो अब मरेगा भी नहीं। मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड था, फिर हैंड ग्रेनेड से उसके ऊपर हमला किया। उसका यहाँ से ये सर उड़ा और हमारे ऊपर आकर कैसे गिरा। उसके गिरते ही तो पाकिस्तान के सैनिकों में खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रीइंफोर्समेंट आ गई है। बस वही एक मौका था मेरे पास। मैंने दोनों हाथों से उसकी राइफल को उठाने की कोशिश करी, लेकिन ये हाथ तो हिला ही नहीं। इस हाथ की तो हड्डी निकल के पूरी बाहर थी, सिर्फ कंधा कंधा हिला। एक हाथ से ऐसे राइफल उठाई, ऐसे पलटा खाया, वहाँ से फायरिंग किया, 3-4 पाकिस्तानियों को मार गिराया। फिर इसी हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर, तीसरे पत्थर, 4-5 जगह से लुढ़क लुढ़क करके फायरिंग किया। उनको लगा कि नीचे से रीइंफोर्समेंट आ गई है। फिर उनके पैर उखड़ के भाग खड़े हुए। मैं 4-5 मीटर तक घिसटता रेंगता फायर करता हूँ आगे गया, क्योंकि बेबस और लाचार था, चल नहीं सकता था। पूरी पैर की मसल्स निकल गई थी, हाथ की हड्डी निकल गई थी। लेकिन हताश और निराश नहीं हुआ। फिर भी 4-5 मीटर आगे जाने के बाद देखता हूँ सामने तो उनका लंगर चल रहा है, उनके लिविंग टेंट लगे हुए, वेपन के डिप्लॉयमेंट है। वो सब कुछ छोड़ करके भागते जा रहे हैं। बहुत देर वहाँ पर पड़ा रहा। फिर मन के अंदर फिर पागलपन छाया, नहीं तुझे नीचे जाना योगेंद्र, अपने साथियों को बचाना है। फिर हिम्मत टूटने लगी थी, हिम्मत बटोरी। फिर धीरे धीरे वापस जब आने लगा तो अपने साथियों तक पहुंच पाया जहां पर वो शहीद हो रखे थे। फिर मन में ख्याल आया, देख इनमें से कोई जिंदा तो नहीं बच गया है। करके एक एक को देखने लगा तो किसी का ये सर निकला हुआ बाहर था, किसी के पूरे फेफड़े निकले हुए बाहर थे। एक एक को गोद में रख करके रोता रहा, बहुत देर रोया। ऐसे डेड बॉडी ही डेड बॉडी पड़ी हुई थी, वो बिछत बिछत अवस्था में। ये 19 साल का लड़का जिसकी 2 साल की सर्विस, न उम्र का तजुर्बा न सर्विस का अनुभव, ये भी पता नहीं इस पहाड़ी से हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है, जाना है तो कहाँ जाना है, कहाँ जाऊँ। बहुत देर रोया। जब हम रोते भी हैं तो हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं। और हम हैं क्या? हम ये बॉडी या शरीर तो नहीं है। हम तो एक सोल है, एक आत्मा है जो धरती पर इस शरीर, उस सोल को कुछ दिन के लिए काम करने के लिए दिया है। जब मैं रोता रोता अपने आप से कनेक्ट हुआ तो अपने परमात्मा से जुड़ा, परमात्मा से जुड़ा तो सुदर्शन चक्रधारी से जुड़ गया। और तुरंत ऊपर से आवाज़ आई, एक बहुत तीव्र आवाज़ आई, योगेंद्र बेटे इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। उस पहाड़ी पर 500 मीटर मैं रोल करता हुआ, लुढ़कता हुआ नीचे आया। एकदम से गड्ढा आ गया था, आज से पत्थर पकड़ करके लटका हुआ था। तब मन में ख्याल आया, देख नीचे तो तू पाकिस्तान की तरफ तो नहीं आ गया। नीचे देखा तो मेरे साथी थे, वहाँ से मुझे उठा करके लेकर के गए, उनको आवाज़ दिया, फिर उनको पूरी सूचनाएं दी। पीछे कमांडिंग ऑफिसर ने को सूचना मिली एक लड़का बच कर के आया है। उन्होंने बोला लड़के को जल्दी से मेरे पास पहुंचाओ। पहाड़ियों पे चढ़ना बड़ा आसान है, उतरना बहुत मुश्किल है। जवान मुझे कंधे पे डाल करके पीछे की तरफ लाए। उनके पास पहुंचा तो शाम हो गई थी। इतना लहू निकल चुका था कि दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था। उन्होंने बोला बेटा मेरे को पहचानता, मैं कौन हूँ? मैं कहा साहब आवाज़ सुनाई दे, दिखाई कुछ नहीं दे रहा। बोला मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर। मैं कहा जय हिंद साहब, बहुत तेज़ सर्दी लग रही है। तो उन्होंने एकदम से बोला स्टॉप जलवाए थोड़ा सा। मैं कहा साहब थोड़ा सा पानी पिला दो। पानी तो नहीं मिलेगा। डॉक्टर ने सुन लिया, शायद डॉक्टर दौड़ करके आया, उसने ग्लूकोज थोड़ी सी पिलाई क्योंकि होंठ अभी सूखने लगे थे बिल्कुल। फिर बोले कुछ बता सकता है? मैं कहा हाँ साहब बता सकता हूँ। तब ऊपर की तमाम घटनाक्रम, तमाम जो इन्फॉर्मेशन थी वो उनको दिया। लास्ट में उन्होंने कहा कि क्योंकि ये बटालियन कमांडर और एक जवानों का पिता और पुत्र जैसे संबंध होते हैं। माँ बाप सबसे पहले बच्चे के लिए खाने के लिए पूछता है। एकदम से बोले कि खाने के लिए पर्याप्त मिलता बेटा, अक्सर खाने के लिए तो भूख ही नहीं लगती।
जवान को और क्या रिक्वायरमेंट है, सब जवान को रिक्वायरमेंट अम्यूनिशन और फील्ड पट्टी की है और कुछ नहीं है। बस इतना कहते कहते बताते हुए फिर डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ। 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है, पता चला श्रीनगर हॉस्पिटल में हूँ। और वहीं पर मुझे खबर मिली, सूचना मिली कि उसी रात को दोबारा से हमारी फ़ौज ने उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर हमला किया और बिना किसी कैजुअल्टी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। टाइगर हिल की जीत कारगिल युद्ध का यू टर्न था, सीज़फायर हुआ उसके बाद। और आज हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। मुझे भी वहाँ से दिल्ली रेफ़र कर दिया, 16 महीने हॉस्पिटल में रहा और उसके बाद फिर वापस भारतीय सेना में गया। 25 साल भारतीय सेना में सेवा किया और अभी 3 साल पहले रिटायर हुआ हूँ, लेकिन अपने कर्तव्य और दायित्वों से रिटायर्ड नहीं हुआ हूँ। लगातार देश के कोने कोने में जाकर के देश के नौजवानों में एक सकारात्मक ऊर्जा की ज्योति को जागृत करने की कोशिश कर रहा हूँ, उनके भावों को बदली करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम इस धरती पर आए हैं तो किसी मकसद से आए हैं और ये 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का शरीर मिला है तो किसी मकसद से मिला है, कुछ करने के लिए मिला है। तो इस जन्म का हमें कुछ ना कुछ तो ऐसे कार्य करने होंगे जिससे हमारे इस जीवन की सार्थकता आ जाए, हमारे ऊपर हमारे माता पिता, हमारा राष्ट्र गर्व कर सके। हमारे माता पिता, हमारा राष्ट्र गर्व कर सके। योगेंद्र यादव जी जब अपनी कहानी हमें सुना रहे थे तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरी आंखें भर रही थी वो मंज़र सुनकर। तो सोचिए, जिन्होंने साक्षात खुद देखा है ये सब कुछ, 19 साल का बच्चा आज की डेट में जिसे ये होश नहीं कि उसको क्या करना है, कोई मकसद नहीं और ना जाने वो कहाँ भटक रहा है। वहीं हमारे हिंदुस्तान के ऐसे वीर सिपाही योगेंद्र यादव जी, परमवीर चक्र, जिनके पास बैठकर उनकी कहानी सुनना हमारे लिए सौभाग्य की बात थी। ये कहानी जब भी आप देखेंगे, आपके बच्चे देखेंगे, तो आप सबको ज़रूर ये कहानी बताइए, उन बच्चों को सुनाइए, उन माता पिता को सुनाइए जिनको कुछ पता नहीं कि उनके बच्चों ने कौन सी राह पकड़नी है। हिंदुस्तान में जब जब आक्रमण होगा दुश्मनों का, तो योगेंद्र सिंह यादव जैसे वीर योद्धा का जन्म ज़रूर होगा। और ये गिलास नहीं, इसमें पड़ा हुआ पानी नहीं, ये वो अमृत है जो योगेंद्र सिंह यादव जी ने अपने हाथों से हमें दिया। और जब मैं ये घूंट पी रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था मन में, जाने गंगा जल इस गिलास में कहाँ से समा के आ गया, क्योंकि वो योगेंद्र सिंह यादव जी के हाथ से छूकर मेरे गले के नीचे से जब निकला तो मेरे अंदर भी एक आवाज़ आई कि मुझे भी कुछ करना है अपनी धरती माँ के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए। सर, हमारा पूरा देश आपको सलाम करता है फिर से, और हम चाहेंगे कि आप 2 शब्द ऐसे लोगों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए कुछ एक मैसेज के रूप में ज़रूर बताइए। बिल्कुल। और ये भारत युवाओं का देश है, 65% देश में युवा है और 65% में से दुर्भाग्य ये है कि 80% को ये पता नहीं सूरज कितने बजे निकलता है। बच्चों, हमारी संस्कृति, हमारी जो धरोहर है, बहुत कुछ सिखाती है। हम आज नई टेक्नोलॉजी के साथ भागते चले जा रहे हैं। हाँ, टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए, लेकिन इसके आदी नहीं होने चाहिए। हम रोज़ रील बनाते हैं, रील रात भर उसकी लाइक चेक करते हैं और रात को तुम 1:30, 2-2 बजे तक रील की लाइक चेक करोगे तो सुबह कैसे उठ पाओगे? जब सुबह नहीं उठोगे तो मन और मस्तिष्क में हमेशा एक निराशा का भाव होगा, शरीर मन थका थका होगा, कोई काम नहीं कर पाओगे। अगर आप समय से सोओगे, सुबह जल्दी उठोगे, थोड़ा सा योग प्राणायाम करोगे, फिर दिन की शुरुआत करोगे, एक एनर्जेटिक होगी आपकी जीवन शैली, एक एनर्जेटिक दिनचर्या हो जाएगी। आप जो चाहे वो कर सकते हैं। यहाँ इतनी बड़ी पावर है, इतनी बड़ी शक्ति है, इस शरीर से कुछ नहीं हो सकता, यहाँ से हो सकता है।
इसमें अमृत भी है, इसमें जहर भी है। हमें अमृत को लेना है और वो अमृत सदाचार से आएगा, अच्छे स्वभाव से आएगा, विचार से आएगा, और विचारों से भाव बनते, भाव से भावनाएं बनती हैं, और भावनाओं से हमारा करैक्टर, हमारी पर्सनैलिटी बनती है। तो मेरे देश के नौजवानों, मैं बस इतना कहूँगा कि नशा बोतल का नहीं, राष्ट्र का करना सीखो। एक नई चमत्कार जिंदगानी होती चली जाएगी और हम एक नई दिशा में बढ़ने लगेंगे। हर तरह का नशा, आप नशा बोतलों का करने लगे हो, इसलिए तुम नाली में गिरने लगे हो। अगर तुम राष्ट्र का नशा करने लगोगे तो बुलंदियों पर चढ़ने लगोगे। बस यही नशा करना आपने, यही भगत सिंह ने किया था, जो 23 साल की अवस्था में फांसी पर हंसते हंसते झूल गया था। ये नशा लक्ष्मीबाई ने किया था, ये नशा देवी अहिल्या ने किया था, ये नशा था कल्पना चावला का कि अंतरिक्ष में भी जा कर के पहुँच गई। तो हमें नशा ऐसा करना चाहिए, हमारे रोल मॉडल ऐसे होने चाहिए, हमारे जीवन के आदर्श ऐसे होने चाहिए, हमारे विचार ऐसे होने चाहिए, तभी हम सशक्त समृद्ध राष्ट्र बना सकते हैं। कागज़ खींची लकीरों से राष्ट्र नहीं बनता, राष्ट्र हम जैसे लोगों से मिलकर के बनता है, हमारी भावनाओं से मिलकर के बनता है। तो हमें ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना होगा जहां हम अपने इस मनुष्य के जीवन को बड़ी शांति से, गर्व से जी करके जाएं और लोग हमें हमेशा याद करते रहें सदियों तक। तो ऐसा जीवन जियो, ऐसे राष्ट्र से प्रेम करो। प्रेम, अभी प्रेम शब्द आकर्षण नहीं होता, प्रेम का मतलब दर्शन होता, गहराई होती है, समझ होती है। पूरी प्रकृति प्रेम से भरी हुई है। हम प्रेम करने लगते हैं, प्रेम के मतलब नहीं पता है हमें, इसलिए हम गलत दिशा में जा रहे हैं। एक फौजी बहुत प्रेम करता, बहुत बड़ा प्रेमी होता है, तभी तो वो अपने साथी के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता, वो प्रेम होता है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात। बहुत खूबसूरत से मैसेजेस थे जो योगेंद्र सिंह यादव जी ने देश को दिए। देश के हर युवा पीढ़ी तक ये मैसेज आप लोगों ने पहुंचाना है, ताकि इस देश में फिर से योगेंद्र सिंह यादव जी जैसे वीर योद्धा उभर कर सामने आए। हिंदुस्तान को का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, कोई भी दुश्मन आंख उठा के नहीं देख सकता। जय हिंद। जय। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।